जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BGS 183 के वन शॉट वीडियो के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर को। इसमें हम आपको सिखाएंगे कि आपको क्वेश्चन पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है, जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसका आंसर कैसे देना है, और एग्जाम में आपको 90% प्लस मार्क्स आपको कैसे प्राप्त करने हैं। यानी कि 50 मार्क्स में आपको 40 और 45 प्लस मार्क्स कैसे, इससे ज़्यादा मार्क्स इसमें प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले देखते हैं इसके क्वेश्चन पेपर को कैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो BGS 183 है वो राइटिंग एंड स्टडी स्किल्स है। इसमें आपको 2 पोर्शन करने हैं, राइटिंग और स्टडी पोर्शन। तो स्टडी पोर्शन में आता है आपको क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं, उसका जवाब देना होता है। और राइटिंग में आपको लेटर, स्पीच या जो भी आपको राइटिंग पोर्शन है वो दिया गया होता है। इसमें सारी चीज़ को एक एक करके देखेंगे। तो 50 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, 2 घंटे का आपका टाइम होगा। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में आपको क्या है, कोई 3 पार्ट करने हैं। तो आपको क्वेश्चन दिए गए होंगे, ये क्वेश्चन मैं आपको सारे करवा दूंगा जो जो इम्पोर्टेंट है, जिससे आपको क्या है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट हो जाएंगे, जो कि 15 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, कोई इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है। दूसरा इसका क्वेश्चन है कौन सा, इसमें आपको एक करना है। जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है और 200 वर्ड्स में देना है। एक ये कितने का है, 10 मार्क्स का है। तो आपको 2 पार्ट दिए गए हैं, A और B, तो दोनों करने हैं। ये भी आपको सिखा दूंगा कि इसमें आपको कैसे करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपको, जैसे कि इसमें देखा गया है कि राइट एन एसे। तो आप कैसे करोगे, हाउ वुड यू राइट एन एसे, उसके फॉलोइंग प्रोसेस हैं वो क्या क्या होंगे, उनको एक्सप्लेन करना है। उनके जो स्टेप्स हैं इन्वॉल्व है वो। व्हाट आर द 3 मेजर टाइप्स ऑफ स्टडी स्किल्स, स्टडी स्किल्स के क्या 3 मेजर टाइप्स हैं उनके बारे में बताना है। हाउ डू सच स्किल हेल्प टू सच बिकेम बेटर लर्नर, तो स्किल है कैसे हेल्प करती है हमें एक बेटर लर्नर बनने के लिए। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सारे के सारे हम इजीली अटैम्प्ट कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमें एक वेल स्ट्रक्चर्ड कंपोजिशन लिखनी है। कौन से टॉपिक पर, ये आपका टॉपिक दिया गया है। तो आपको एक कंपोजिशन लिखनी सिखा दूंगा कि एक कंपोजिशन कैसे लिखते हैं। वो चाहे किसी भी टॉपिक पर आ जाए, आप इजीली लिख पाएंगे, जो कि 7 मार्क्स की होगी। फिर फोर्थ क्वेश्चन आपका आता है, आपको एक फॉर्मल लेटर लिखना है। ये 2 टाइप के हो सकते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। एक तो जॉब का आता है, एक ही आपका स्कूल या कॉलेज का, 2 टाइप के आते हैं, दोनों मैं आपको करवा दूंगा। ये आपको लिखना है प्रिंसिपल को, आपके जो कॉलेज के रिक्वेस्ट करनी है कंप्यूटर फैसिलिटीज़ में जो कैंपस में दी गई है उनको इम्प्रूव करने के लिए, अपडेट करने के लिए। ठीक है, या आपको लाइब्रेरी के रिगार्डिंग दिया जा सकता है, या कोई आपको जॉब के रिगार्डिंग देगा। तो 2 टाइप के आपके लेटर मिलेंगे आपको, ये दोनों मैं आपको करवा दूंगा। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा, द स्टूडेंट काउंसिलिंग ऑफ योर कॉलेज हैज़ कंडक्टेड ए कैंपेन टू इम्प्रूव द रीडिंग हैबिट ऑफ यंग चिल्ड्रन इन ए नेबरहुड स्कूल। एक रिपोर्ट लिखनी है, तो आपको एक रिपोर्ट लिखनी सिखा दूंगा, जिससे आपके एग्जाम में कोई भी रिपोर्ट आए आप इजीली लिख सकते हैं। फिर आपका 6th क्वेश्चन आता है, आपको एक पैसेज देंगे और उनके जो क्वेश्चन हैं उनके आपको आंसर देने हैं। तो बहुत सारी वीडियो हैं जिसमें मैंने पैसेज का सॉल्यूशन करवाना सिखा रखा है। इसमें आपको दोबारा बता दूंगा कि कोई पैसेज है उसको कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आता है, हर पैसेज में ये क्वेश्चन मैंडेटरी है, व्हाट इज़ ए टॉपिक सेंटेंस। जो मैं बताऊंगा रट के चले जाना, 1 मार्क्स का पक्का हो जाएगा। फिर जो आपको ऊपर क्वेश्चन दिया गया है उसमें जो टॉपिक सेंटेंस है वो आपके ओपिनियन में क्या होना चाहिए, तो उसका हाफ मार्क है। दोनों को मिला के कितने हो जाएंगे, 1.5 मार्क्स हो जाएंगे। फिर थर्ड दिया गया मिलेगा आपको, एक्सप्लेन करना है, आइडेंटिफाई दिस टॉपिक सेंटेंस ऑफ द पैसेज। तो इस पैसेज का टॉपिक सेंटेंस क्या होगा वो, तो इसको टोटल तीनों को मिला के कितना हो जाते हैं, 2 मार्क्स हो जाते हैं। फिर सेकंड पार्ट है, एक सुटेबल टाइटल देना है इस पैसेज का। और फिर अगला पार्ट क्या है, आपको एक समरी लिखनी है इस पैसेज की, आपको छोटा करना है 75 वर्ड में, वो आपका 4 मार्क्स का हो जाएगा। तो टोटल कितने मार्क्स हो जाएंगे इसके, 7 मार्क्स। तो 7 मार्क्स का वो पैसेज होगा। इस प्रकार आपका क्या है, 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है। तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे सभी के आंसर करवा देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे BGS 183 सब्जेक्ट की जो वीडियो हमने अपलोड कर रखी है वो आपने अभी तक नहीं देखी है, तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं, जिस पर हमने इसकी प्लेलिस्ट को अपलोड कर रखा है, जिसमें इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो को दिखाया गया है और 1 बाय 1 इसका सॉल्यूशन करवाया गया है। ये रही आपकी प्लेलिस्ट, जिसमें इसके सभी क्वेश्चन एंड आंसर का सॉल्यूशन दिया गया है। तो टाइमली इसे आप एक दिन में देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं इसकी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को। तो इसमें आपकी टोटल 10 वीडियोज़ हैं। अगर आप 10 की 10 वीडियोज़ देख सकते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि 95% प्लस मार्क्स इसमें आप इजीली प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन को
कवर किया गया है और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो एक बार ज़रूर ये प्ले लिस्ट को चेक करें। अब बिना देरी की शुरुआत करते हैं हमारे क्लास की। चलो इसका स्टार्टिंग से पहले क्वेश्चन से करवा देते हैं, आपको ज़्यादा डाउट भी नहीं होगा कि कौन सा क्वेश्चन रह गया है कौन सा नहीं रहा है, इसलिए इसका पहले क्वेश्चन से अटैम्प्ट कर लेते हैं। तो इसके ऑलरेडी हम वीडियो सारी करवा चुके हैं, फिर भी आपके लिए वन शॉर्ट वीडियो है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर होमोग्राफ्स, गिव एग्जाम्पल टू शो हाउ देयर यूजेज कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर सेकेंड लैंग्वेज लर्नर ऑफ इंग्लिश। तो सेकेंड लैंग्वेज लर्नर क्या होता है, जिसकी प्राइमरी भाषा कुछ और हो और इंग्लिश उसकी सेकेंडरी लैंग्वेज हो, तो उसे बोलते हैं सेकेंड लैंग्वेज लर्नर। तो इस क्वेश्चन में हम सिर्फ होमोग्राफ्स समझेंगे और ये देखेंगे कि सेकेंड लैंग्वेज लर्नर को इसे क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो स्टार्टिंग में देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में बात करेंगे इसके होमोग्राफ्स के बारे में। तो होमोग्राफ्स आर वर्ड्स दैट हैव द सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग। होमोग्राफ्स क्या होते हैं, जिसकी सेम स्पेलिंग होती है लेकिन डिफरेंट मीनिंग होते हैं। समटाइम दे आल्सो हैव डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस, लेकिन कई बार क्या है इसमें प्रोनाउंसिएशन भी अलग हो सकती है। तो इसे क्या बोलते हैं, होमोग्राफ्स। तो इंग्लिश इज द वन ऑफ द रिचेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड बट इन आल्सो कंटेन्स मैनी वर्ड्स दैट कन्फ्यूज लर्नर्स। वन सच ग्रुप्स, कई ऐसे वर्ड्स का ग्रुप है जिसे होमोग्राफ्स जानते हैं जो कि इंग्लिश में कंफ्यूज करते हैं। तो होमोग्राफ्स क्या होते हैं, जिसमें सेम स्पेलिंग होती है, डिफरेंट मीनिंग होते हैं और कुछ केसेस में क्या होते हैं डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होती है। तो ये वर्ड्स क्या होते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, जिसे लर्नर क्या करते हैं, अंडरस्टैंड ओनली वन मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड fail to recognize another meaning when they encounter in it different context। तो ये हो गया हमारे होमोग्राफ्स के बारे में कि होमोग्राफ्स क्या होता है। तो होमोग्राफ्स क्या है, सेम स्पेलिंग, डिफरेंट मीनिंग, और ये केस का टोटल ओवरऑल क्या हो जाएगा, होमोग्राफ्स हो जाएगा। तो कभी कभी प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट होती है, इसे बोलते हैं होमोग्राफ्स। तो इसकी अब एग्जाम्पल की बात की गई है कि एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे। पहला एग्जाम्पल है इसका बैट। तो बैट दो तरह के होते हैं, एक तो चमगादड़ होता है और एक क्रिकेट वाला बैट होता है जो खेलने वाला। जो एक फ्लाइंग मैमल होता है जिसे चमगादड़ बोलते हैं उसे हो गया, और जो लकड़ी का बैट होता है जो क्रिकेट में यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं बैट। तो ये बैट हो गया। दूसरा है इसका बैंक। तो बैट है, बैट का क्या है, हमने देखा कि स्पेलिंग क्या है, सेम है लेकिन इनकी डिफरेंट मीनिंग है। दूसरा है बैंक, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया जिसे हम क्या है बैंक हो गया अपना जो करते हैं। एक बैंक हो गया नदी का किनारा। तो दोनों का मीनिंग क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो मीनिंग सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है कि जो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट कैसा है। फिर इसमें बात करते हैं इसके टाइप्स की। टाइप्स ऑफ होमोग्राफ्स, ये कितने प्रकार के होते हैं। पहला हम देखते हैं होमोग्राफ्स विद द सेम प्रोनाउंसिएशंस, जिसमें सेम प्रोनाउंसिएशन यूज़ किया जाता है, मीनिंग अलग हो प्रोनाउंसिएशन सेम हो। जैसे कि इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, लाइट, लाइट में क्या आएगा, जैसे कि रोशनी। एक लाइट क्या होती है, जैसे हल्का वेट हो गया, जैसे वजन में हल्का हो तो उसे बोलते हैं। तो एक तो हो गया रोशनी और एक हो गया वजन वाला। दूसरा आता है इसमें रिंग। रिंग क्या होती है, एक तो होती है जो गोल्ड रिंग उंगली वगैरह में पहनते हैं, और एक होती है जो टेलीफोन की रिंग होती है जो बजती है आपके मोबाइल में, रिंग टोन होती है वो वाली। तो ये इसके एग्जाम्पल होगी। दूसरा है होमोग्राफ्स विद डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, जिसकी प्रोनाउंसिएशन अलग हो, मीनिंग भी अलग हो और प्रोनाउंसिएशन भी अलग हो। जैसे कि इसके एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं इसका लेड। लेड क्या होता है, एक तो हो गया हमारा लीड, लीड करना हो गया, जैसे कि हम गाइड करेंगे किसी चीज़ को, लीड कर रहे हैं, हमारी टीम में 10 बंदे, मैं लीड कर रहा हूँ, आप लीड कर रहे हैं, इस प्रकार हो गया। एक हो गया लेड, जिसे मेटल बोलते हैं, एक हैवी मेटल। तो इसके एग्जाम्पल हो गए। फिर इसका दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका टीयर। टीयर क्या होता है, एक रिप होना, ठीक है। एक हो गया आंसू, वाटर फ्रॉम द आई, आंसू का आना। एक हो गया हमारा क्या हो गया, फाड़ना, टीयर मतलब रिप हो गया, फट गया कहीं से, फाड़ दिया तो उसे बोलते हैं टीयर। तो टीयर के दो मीनिंग हो गए, तो इसको दो तरीके से भी बोल सकते हैं। फिर इसमें क्या है, जो क्या क्या प्रॉब्लम आती है फॉर सेकेंड लैंग्वेज लर्नर के लिए, वो चीज़ें इसमें देखेंगे। तो हम क्या क्या देख सकते हैं, प्रॉब्लम फेस्ड बाय सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स। तो इसमें पहली प्रॉब्लम क्या होती है, कन्फ्यूजिंग इन रीडिंग। तो रीडिंग प्रॉब्लम आती है, स्टूडेंट एक ही मीनिंग को जानता है, जैसे कि द फिशरमैन सेट ऑन द बैंक। जो बैंक है वो फाइनेंशियल बैंक को समझता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, रिवर की बात की गई है, तो कन्फ्यूजिंग इन रीडिंग पैदा करता है। फिर इसमें दूसरी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इन लिसनिंग। तो क्या होता है, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन की वजह से कन्फ्यूजन हो जाता है।
अगर अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। जैसे कि इसमें मैंने ऊपर भी बताया था आपको, लेड और टीयर भी बोल सकते हैं। तो ये लेड और लेड हो गया, तो एक तो लीड हो गया, टीम को लीड कर रहा है। एक जो पाइप है वो किस चीज़ का बना है, लेड का बना है। तो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि जो लिसनिंग है वो कैसे की जा रही है। फिर डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग आएगी, स्पीकिंग प्रॉब्लम हो जाएगी। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता होती है तो स्पीकिंग प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कि हम बात करें प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंट बोला गया है तो एक तो होता है प्रीसेंट, एक नाउन होता है जो एक गिफ्ट होता है, ठीक है। एक होता है प्रेजेंट, टू इंट्रोड्यूस और शो, मैं किसी चीज़ को दिखाना चाहता हूँ, शो करना चाहता हूँ, तो ये एक स्पीकिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगला है एरर इन राइटिंग, गलत मीनिंग यूज़ कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर इसमें मैं बताऊं तो ही डिपॉजिटेड मनी ऑन द रिवर बैंक, ठीक है। इसमें सही कॉन्टेक्स्ट क्या आएगा, करेक्ट यूज़ क्या आएगा, ही डिपॉजिटेड मनी इन द बैंक, उसने बैंक में पैसे को जमा कर दिया। ये रिवर बैंक क्या होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। अगला है वोकेबलरी लर्निंग बिकम्स डिफ़िकल्ट, लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, वोकेबलरी थोड़ा सीखना डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो वोकेबलरी प्रॉब्लम आ जाती है। स्टूडेंट क्या करेगा, सिर्फ एक मीनिंग याद करता है, बाद में दूसरा मीनिंग देखकर कंफ्यूज हो जाता है। तो इसमें एग्जांपल के तौर पे हम बता सकते हैं स्प्रिंग, स्प्रिंग क्या होता है, एक तो होता है सीजन, एक होता है नेचुरल वाटर सोर्सेज होता है। तो ये स्प्रिंग हो गया, एक तो नेचुरल स्प्रिंग हो गया, एक क्या हो जाएगा हमारा नेचुरल वाटर सोर्स हो जाएगा। फिर इसमें क्या आ जाएगा, रोल ऑफ कॉन्टेस्ट आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग होमोग्राफ्स। ये क्या होता है, तो इसके एक गोल्डन रूल है कि कॉन्टेस्ट क्या है, इसका की है, वर्ड को अकेला मत देखो, पूरे कॉन्टेस्ट को देखो, पूरा सेंटेंस पढ़ो, सेंटेंस के बिहाफ पर ही वर्ड का मीनिंग निकलेगा। ये आपका क्या होता है, रोल ऑफ कॉन्टेस्ट होता है, इसलिए सेंटेंस को पढ़ना ज़रूरी है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें पहला बैट के बारे में बात की गई है, द बैट फ्लू आउट ऑफ द केव। इसमें क्या है, कौन से बैट की बात की गई है, केव से फ्लू आउट हो गया, उड़ गया है, तो क्या है, पक्षी की बात की गई है, एनिमल है। दूसरा है विराट कोहली पिक्ड अप हिज बैट बिफोर गोइंग टू द क्रीज, क्रीज में जाने से पहले उसने बल्ला उठाया, तो ये क्रिकेट वाले बल्ले की बात हो रही है। तो कॉन्टेस्ट से ही करेक्ट मीनिंग का पता चलता है, आधी कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है, ठीक है। हाउ टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स, अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो इन प्रॉब्लम से कैसे आप ओवरकम करोगे, उनके बारे में बात की गई है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, सेकेंड लैंग्वेज लर्नर वो है अपना रिड्यूस कर सकते हैं कन्फ्यूज़न को इन सर्टेन लर्निंग स्ट्रेटजीज को अपना के। तो कुछ स्ट्रेटजीज बताई गई हैं, इनको पढ़कर आप क्या है, अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हो। कैसे, वोकेबलरी सेंटेंस के साथ देखो, डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर बुक पढ़ो, डिक्शनरीज यूज़ करो, प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करो, वोकेबलरी नोटबुक बनाओ और रेगुलर रीडिंग और लिसनिंग प्रैक्टिस करो। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिनका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, इन प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंस है लर्निंग होमोग्राफ्स की। कैसे इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इससे वोकेबलरी इम्प्रूव होती है, आपकी रीडिंग थोड़ी इजी हो जाएगी, स्पीकिंग और प्रोनाउंसिएशन आपकी बेटर हो जाएगी, राइटिंग मिस्टेक है वो कम हो जाएगी, एग्जाम में कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन इजी सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आपकी क्या है, इंपॉर्टेंस थी। अब देखते हैं इसका कंक्लूजन। तो जो आपने क्वेश्चन में आंसर में दिया है उसको कंक्लूड करके आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये हमारा आंसर था जिसको हमने किया, ऐसे ही सेम सीक्वेंस में आपको एग्जाम में करना है। अब देखते हैं इसका फर्स्ट का बी क्या है, एक्सप्लेन विद स्टेबल एग्जाम्पल द टेक्निक्स यू वुड अडोप्ट टू अचीव कोहेरेंस वाइल राइटिंग ए पैराग्राफ। एक पैराग्राफ लिखते समय कोहेरेंस समझना है और पैराग्राफ को कोहेरेंट बनाने की टेक्निक्स को याद रखना है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहला आप क्या जवाब दोगे, व्हाट इज कोहेरेंस, ये आपका सबसे पहला रिप्लाई होगा। तो क्या होता है, इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करना है, तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना है, कोहेरेंस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ ए गुड पैराग्राफ। एक अच्छे पैराग्राफ की अच्छी क्वालिटी क्या होती है, कोहेरेंस। एक कोहेरेंट पैराग्राफ प्रेजेंट आइडियाज इन ए लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज मैनर। एक जो कोहेरेंट पैराग्राफ होता है वो हमें आइडियाज़ को लॉजिकल और ऑर्गेनाइज मैनर में बताता है। रीडर्स कैन इजिली अंडरस्टैंड द राइटर मैसेज, जो रीडर्स हैं वो राइटर के मैसेज को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। व्हेन ए पैराग्राफ इज कोहेरेंट, जब कोई पैराग्राफ कोहेरेंट होगा तो एवरी सेंटेंस इज कनेक्टेड टू द प्रीवियस एंड नेक्स्ट सेंटेंस। जब कोई पैराग्राफ कोहेरेंट हो गया तो जो
कनेक्टेड सेंटेंस है वो पहले वाले से और नेक्स्ट सेंटेंस से हम कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे एक स्मूथ फ्लो आइडिया होगा। विदाउट कोहेरेंस, अगर हमारे पास कोहेरेंस नहीं होगा तो इवन ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस में अपीयर कन्फ्यूजिंग। तो एक अच्छा ग्रामेटिकल सेंटेंस यूज किया हुआ अच्छा सेंटेंस वो भी क्या हो सकता है, कन्फ्यूजिंग हो सकता है, अनरिलेटेड हो सकता है। इसलिए वाइल राइटिंग द एन एकेडमिक प्रोफेशनल और क्रिएटिव पैराग्राफ, अगर आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो एक राइटर को क्या करना चाहिए, डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करके उसकी यूनिटी को और लॉजिकल फ्लो को बनाए रखना चाहिए। और क्या है, कोई भी आपका जो भी पैराग्राफ होगा वो कोहेरेंट होना चाहिए। तो आपके माइंड में एक डाउट तो होगा कि कोहेरेंस होता क्या है, ये तो आता होगा आपके माइंड में। तो कोहेरेंस मीन्स क्या होता है, लॉजिकल एंड स्मूथ फ्लो ऑफ आइडियाज इन ए पैराग्राफ, जो कि मैंने यहाँ बताया है यूनिटी एंड लॉजिकल फ्लो। तो इसी प्रकार क्या है, कोहेरेंस मीन्स द लॉजिकल एंड द स्मूथ फ्लो ऑफ आइडियाज इन ए पैराग्राफ। अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो कोहेरेंस होता है फ्लोज ऑफ आइडियाज, यानी पैराग्राफ की हर सेंटेंस एक दूसरे से कनेक्ट होनी चाहिए और रीडर को पढ़ते टाइम कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। कोहेरेंस क्या होता है, पैराग्राफ की हर सेंटेंस एक दूसरे से कनेक्टेड होनी चाहिए और रीडर को पढ़ते टाइम कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, वो कहानी से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये होती है आपकी कोहेरेंस, जिसको आप बता सकते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें कोहेरेंस की, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जो रेगुलर एक्सरसाइज है वो आपको इम्प्रूव करेगी हेल्थ को, इट स्ट्रेंथ मसल्स, इट रिड्यूस स्ट्रेस, देयरफॉर इट मेक्स ए हेल्दी। अगर आप लगातार एक्सरसाइज करते हैं रेगुलर तो वो आपकी इससे क्या होगी, हेल्थ, स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा, आपकी मसल्स मजबूत हो जाएंगी, आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा, तो आपको क्या है, ओवरऑल एक हेल्दी इंसान बनाएगा। तो ये एक एग्जांपल है कोहेरेंस का। तो इसमें आप क्या है, सारी चीज़ें इसमें आपने कनेक्ट किए हैं। तो यहाँ जो सभी सेंटेंस है वो एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं, इसलिए कोहेरेंट पैराग्राफ है। तो सबसे पहला है हमारा कोहेरेंट पैराग्राफ। इसमें क्या होता है, अगर ये एग्जांपल ले दिया रेगुलर एक्सरसाइज का तो ये हो गया। इसमें जो टेक्निक्स है जो कोहेरेंस को अचीव करने के लिए उपयोग की गई है वो कौन कौन सी है, क्या क्या टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं एक पैराग्राफ में कोहेरेंस को अचीव करने के लिए। पहली है बिगिन विद ए क्लियर टॉपिक सेंटेंस। एक क्लियर टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए, पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन में ही मेन आइडिया बता दो। इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो रीडिंग बुक्स इम्प्रूव्स नॉलेज एंड डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। जो रीडिंग बुक्स है वो क्या करती है, इम्प्रूव करती है हमारी नॉलेज को। अब बाकी की सारी लाइन इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेगी, जो बाकी की लाइन है वो जो ये टॉपिक दे दिया हमने पहली लाइन में इसको ये एक्सप्लेन करेगी। दूसरी टेक्निक क्या है, अरेंज आइडियाज़ इन ए लॉजिकल ऑर्डर। आइडियाज़ हमेशा सिक्वेंस में होने चाहिए, आपके जो जो आइडिया है वो हमेशा आप क्या करो, सिक्वेंस में रखो। जैसे कि आपको चाय बना रहे हो, सबसे पहले क्या करते हो आप, पानी है उसको गर्म करते हो, फिर उसमें जो चाय पत्ती डालते हो, फिर उसमें मिल्क, दूध और चीनी ऐड करते हो, फिर उसको क्या करते हो, स्ट्रेन एंड सर्व करते हो। ये आपका प्रोसेस है एक चाय बनाने का। इसी प्रकार एक पैसेज है उसको लिखने का एक तरीका है, उसको आइडियाज़ को अरेंज करो, उसको एक लॉजिकल ऑर्डर में करो ताकि उसका टेस्ट आए। अगर सिक्वेंस चेंज कर दोगे ना तो रीडर क्या हो जाएगा, कन्फ्यूज हो जाएगा, उसको पता नहीं लगेगा कहानी किसके बारे में और कैसे चल रही है। ठीक है, आप कोई मूवी देख रहे हो तो उसकी कहानी क्या होती है, सिक्वेंस में होती है ना, तो उसी प्रकार आपकी क्या है, पैराग्राफ भी सिक्वेंस में होना चाहिए। थर्ड टेक्निक है यूज़ लिंकिंग वर्ड्स एंड ट्रांजिशनल सिग्नल्स। सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए लिंकिंग वर्ड्स को यूज़ करो। जो लिंकिंग वर्ड्स है वो कौन से आएंगे, फर्स्टली, सेकेंडली, मोर एवर, इस प्रकार, ऑन द अदर हैंड, ये वर्ड्स यूज़ होंगे। इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप ये पढ़ सकते हो जो इसका एग्जाम्पल है। फिर आता है इसके अगली टेक्निक, रिपीट की वर्ड्स केयरफुली। जो मेन टॉपिक को मेंटेन रखने के लिए है ना, इम्पोर्टेंट वर्ड्स को रिपीट या सिनोनिम्स को यूज़ करो। जो मेन टॉपिक है उसको मेंटेन रखने के लिए इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनको रिपीट या सिनोनिम्स उनके यूज़ करो। जैसे इसके एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है, ट्रीज प्रोवाइड ऑक्सीजन, दीज ट्रीज आल्सो रिड्यूस पोल्यूशन, इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। तो ट्रीज क्या है, बार बार रिपीट किया गया है। ठीक है, तो फोकस क्या है, टॉपिक पर इसमें रहता है, बना रहता है, इसलिए क्या है, रिपीट कीवर्ड्स केयरफुली। अगली टेक्निक है यूज़ प्रोनाउंस प्रॉपरली। बार बार सेम नाउन को रिपीट मत करो, प्रोनाउंस को यूज़ करो।
इसके एग्जाम्पल की बात करूँ मैं तो रावी बोट ए बाइसिकल यस्टरडे, ही राइड्स इट टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ पर क्या है, ही किस लिए यूज़ हुआ है, रवि के लिए। इट किसके लिए यूज़ हुआ है, बाइस के लिए, साइकिल के लिए। तो वो आपको ऐसे क्या है प्रोनाउंस का यूज़ करो ताकि रीडर क्या है बोर ना हो। सेम नाउन रिपीट मत करो। मेंटेन यूनिटी अगली टेक्निक है। तो हर सेंटेंस मेन आइडिया को सपोर्ट करे। इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन मत लिखो, जो इससे रिलेटेड ना हो उस चीज़ को मत लिखो ताकि रीडर इसमें कंफ्यूज हो और अपना इंटरेस्ट खो दे। इसलिए मेंटेन यूनिटी। तो इसमें एग्जाम्पल क्या दोगे, अगर टॉपिक ऑनलाइन लर्निंग है तो बीच में क्रिकेट या वेदर की बात नहीं करनी चाहिए। तो जब बात ऑनलाइन लर्निंग की हो रही है तो ऑनलाइन लर्निंग के बारे में ही बात की जाए। तो ये क्या होता है हमारा मेंटेन यूनिटी टेक्निक होता है। अगला 7वीं टेक्निक हमारी है इसमें प्रोवाइड सपोर्टिंग एग्जाम्पल्स। इसमें आप क्या करोगे, जो स्टेटमेंट्स के साथ एग्जाम्पल या फैक्ट्स हम देंगे तो सपोर्टिंग एग्जाम्पल देंगे। तो इसके एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो मैनी स्टूडेंट प्रेफर डिजिटल लर्निंग बिकॉज इट प्रोवाइड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ऑनलाइन क्विज, इंस्टेंट एक्सेस टू स्टडी मटेरियल्स। जो ऑनलाइन लर्निंग है वो हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर, ऑनलाइन क्विज और स्टडी मटेरियल। तो एग्जाम्पल देने से आंसर क्या है स्ट्रॉन्ग बन जाता है, जिससे रीडर इजीली कनेक्ट भी कर पाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का कंक्लूजन हो जाएगा, जिसका हम इजीली हमने आंसर दिया है उसको कनेक्ट करके इसके क्या दे सकते हैं, कंक्लूजन को बता सकते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या होगा। नेक्स्ट हम आता है हमारा अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल हाउ ए फ्लो चार्ट कैन बी यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नोट्स। किसी ऑर्गेनाइजेशन के आपको नोट्स बनाने हैं, उसमें फ्लो चार्ट्स कैसे हेल्प करता है, कैसे उसमें यूज़ किया जाता है, इसके एग्जाम्पल के साथ इसको बताना है। तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ फ्लो चार्ट समझना है और ये देखना है कि नोट्स ऑर्गेनाइज करने में इसको कैसे यूज़ करना है। समझ गए। तो सबसे पहले आपको बात करनी है कि एक फ्लो चार्ट क्या होता है, मीनिंग तो समझना चाहिए ना कि फ्लो चार्ट क्या होता है। तो अगर मैं शॉर्ट लैंग्वेज में बताऊं तो एक फ्लो चार्ट इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और प्रोसेस अरेंज्ड इन ए लॉजिकल सीक्वेंस यूजिंग बॉक्स एंड एरोज। जब आप एक ट्री डायग्राम बनाते हो तो बॉक्सेज में इंफॉर्मेशन लिखते हो, ऐसे करके कनेक्ट करते हो, ये आपका क्या हो जाएगा, ऐसे करके इन्फॉर्मेशन बनाते हो तो उसको बोलते हैं एक फ्लो चार्ट। या फिर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, अंडरलाइन करते हो, फिर ऐसे 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 ऐसे, ये क्या बनाते हो, फ्लो चार्ट बनाते हो। तो ये क्या होता है, ये फ्लो चार्ट, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है इन्फॉर्मेशन की, जिसमें प्रोसेस को अरेंज किया जाता है एक लॉजिकल सीक्वेंस में, जिसमें बॉक्सेज और एरोज यूज़ किए जाते हैं। ये हो गया हमारा मीनिंग ऑफ फ्लो चार्ट। ठीक है, समझ गए। तो यानी इन्फॉर्मेशन को पैराग्राफ की जगह बॉक्सेज और एरोज की हेल्प से दिखाया जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये बताया है जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को दिखाया है एग्जाम्पल के तौर पर। क्या होता है कम्युनिकेशन का प्रोसेस, क्या होता है, एक सेंडर होता है जो आपको मैसेज देता है, मैसेज दिया, उस सेंडर के पास क्या होगा, मैसेज होगा, वो मैसेज को पास करेगा, किसी माध्यम से पास करेगा, टेलीफोन पे पास कर रहा है, वीडियो कॉल पे, चिट्ठी दे रहा है, कैसे दे रहा है, तो उस मीडियम होगा। फिर उस मैसेज को रिसीव करने वाला कोई रिसीवर होगा, वो कि उसी में जिस मीडियम से दिया गया है उसी मीडियम से क्या करेगा, रिसीव करेगा। और मैसेज रिसीव करने के बाद उसका फीडबैक क्या देगा, सेंडर को देगा कि भाई हाँ मेरे को मैसेज प्राप्त हो गया है। अगर फीडबैक नहीं होगा तो हमारा क्या है, इन्फॉर्मेशन अधूरी हो जाएगी। तो फ्लो चार्ट को देखते ही पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस हमें समझ में आ जाता है। इसमें ना कोई डेफिनेशन दी हमने, ना कुछ और किया, डायरेक्ट ये देखा और हम पूरी चीज़ समझ गए। ये होता है फ्लो चार्ट। तो कैसे एक फ्लो चार्ट हेल्प करता है हमें ऑर्गेनाइज नोट्स बनाने में। तो रोल ऑफ फ्लो चार्ट इन ए नोट ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है। तो द मेजर यूजेज ऑफ फ्लो चार्ट इन नोट मेकिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन लॉजिकली। कैसे करते हो, जो फ्लो चार्ट होता है वो इंफॉर्मेशन को प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करता है। समझे कैसे करता है, फ्लो चार्ट इंफॉर्मेशन को प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, एक प्लांट ग्रोथ मान लो, जैसे एक बीज होता है वो क्या करेगा, जर्मिनेशन करेगा, फिर सीडलिंग होगी, फिर प्लांट, फिर उसके फूल आएंगे, फिर उसमें फल लगेंगे। तो स्टूडेंट इजीली पूरा प्रोसेस समझ जाते हैं, तो इसे बोलते हैं ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन लॉजिकली।
दूसरा क्या है, सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स, डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को स्मॉल स्टेप में डिवाइड कर देता है जिससे हमें टॉपिक इजीली समझ में आ जाता है। इसके एग्जांपल दे रखे हैं कि चूज टॉपिक्स, उसके लिए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करो और एक आउटलाइन प्रिपेयर करो, उसका एक ड्राफ्ट तैयार करो, ड्राफ्ट को लिखो, उसको एडिट करो और उसकी फाइनल कॉपी तैयार करो, जिससे आपको पूरा टॉपिक अरेंज हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई करता है कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को। तो ऐसे राइटिंग का पूरा प्रोसेस इजी हो जाएगा। अगला है इम्प्रूविंग मेमोरी एंड रिवीजन। कैसे करता है, फ्लो चार्ट विजुअल्स होता है इसलिए जल्दी याद होता है, क्योंकि हमें याद रहता है कि ये बॉक्सेज ऐसे थे, हमने इन्फॉर्मेशन को ऐसे अरेंज किया है। तो ये इम्प्रूव करता है मेमोरी और रिवीजन को। एग्जाम्पल के तौर पे हम बताएं तो एक वाटर साइकिल के बारे में बताया है कि कैसे वाटर एवोपरेट होके कंडेंसेशन बनता है, फिर प्रिसिपिटेशन बनता है, फिर उसका कलेक्शन होता है और फिर दोबारा वो क्या है, इवेपोरेट होता रहता है। तो ये साइकिल क्या है, बार बार रिपीट होती रहती है, ऐसे चलता रहता है, पानी का चक्कर चलता रहता है। समुंदर से, अन्य जल स्रोत से भाप उठती है, बादल बनते हैं, फिर मौसम चेंज होता है, बारिश होती है, फिर धरती पे पानी आता है, फिर वह एवेपरेट होता है, फिर बारिश आती है। तो ये चक्कर क्या है, चलता रहता है। अगला है शोविंग रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज़। कैसे, एक फ्लो चार्ट बताता है कि एक आइडिया दूसरे आइडिया से कैसे कनेक्ट होता है। तो इसमें कोज या इफेक्ट या प्रोसेस को समझना इजी हो जाता है, तो जिससे क्या है, रिलेशनशिप का पता लगता है कि एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है। अगला है सेविंग टाइम ड्यूरिंग नोट मेकिंग। कैसे सेव टाइम हमारा कैसे करता है, जो लॉन्ग पैराग्राफ है वो लिखने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ कीवर्ड्स और एरोज लिखने होते हैं, टाइम भी बचेगा और नोट्स भी क्या है, थोड़े शॉर्ट हो जाएंगे, तो इससे क्या है, सेव टाइम होगा। कुछ गाइडलाइंस हैं गुड फ्लो चार्ट प्रिपेयर करने के लिए। तो एक गुड फ्लो चार्ट शुड फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल, कुछ प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो उसमें क्या है, ये प्रिंसिपल है, दो ध्यान में रखनी है। बिगेन विद द मेन टॉपिक और स्टार्टिंग पॉइंट, तो मेन टॉपिक से स्टार्ट करो। अरेंज आइडियाज इन ए लॉजिकल सीक्वेंस, आइडियाज को लॉजिकल ऑर्डर में रखो। यूज सिंपल एंड शॉर्ट फ्रेज इंस्टेड ऑफ लॉन्ग सेंटेंस, शॉर्ट वर्ड्स को यूज करो। कनेक्ट ईच स्टेप्स विद एरोज, जो एरोज से कनेक्ट करो। अवॉइड अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जो आपकी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उनको अवॉइड करो, उनको इंक्लूड मत करो। इंश्योर दैट फ्लो चार्ट इज नीट, क्लियर एंड इजी टू रीड, फ्लो चार्ट नीट और क्लियर होना चाहिए, ज़्यादा उसमें झंझट नहीं होनी चाहिए, कटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। छोटे, अगर जितना फ्लो चार्ट सिंपल होगा उतना इजी अंडरस्टैंडेबल होगा और उतना ही अच्छा लगेगा। इसके क्या एडवांटेज हैं फ्लो चार्ट को यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये इम्प्रूव करता है अंडरस्टैंडिंग को, अगर आपके पास कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक है उसको आसानी से समझा देगा। ये प्रेजेंट करता है इन्फॉर्मेशन को एक क्लियर और ऑर्गेनाइज मैनर में। ये रिवीजन को एकदम आसान बनाता है और इफेक्टिव बना देता है। ये हेल्प करता है स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए लंबे टाइम तक। ये इंकरेज करता है लॉजिकल थिंकिंग में और एनालिटिकल स्किल्स में। ये रिड्यूस करता है कन्फ्यूजन को। ये क्या करते हैं, शोइंग सीक्वेंस ऑफ आइडियाज़ विजुअली करके। तो ये आपके इसके कुछ एडवांटेज थे जो कि हमने इसमें देखा। ऐसे आप इसको, जो आपने आंसर दिया है उसके हिसाब से इसको कंक्लूड कर सकते हो और इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एनालाइजिंग इज मोर ए रीडिंग स्ट्रेटजी वाइल सिंथेसाइजिंग इज ए राइटिंग स्ट्रेटजी, डिस्कस गिविंग एग्जाम्पल। तो इस क्वेश्चन में हमें एनालाइजिंग और सिंथेसाइजिंग का डिफरेंस समझना है। क्या समझना है इस क्वेश्चन में आपको, एनालाइजिंग का और सिंथेसाइजिंग का डिफरेंस को समझना है। तो एनालाइजिंग क्या होता है, एक छोटी सी वर्ड में बता रहा हूँ आपको कि जो एनालाइजिंग है वो होता है एक रीडिंग स्ट्रेटजी, और जो सिंथेसाइजिंग होता है वो होता है एक राइटिंग स्ट्रेटजी। समझ गए। तो सबसे पहले इनको एक्सप्लेन करना है कि मीनिंग क्या होता है एनालाइजिंग का। एनालाइजिंग का मतलब है इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर उसका मीनिंग समझना। ठीक है। एनालाइजिंग मीन्स एग्जामिनिंग इंफॉर्मेशन केयरफुली बाय ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर पार्ट्स टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, पर्पज, स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज। मतलब कि इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर उसके मीनिंग को समझना। जब कोई रीडर होता है वो एनालाइज करता है एक टेक्स्ट को, सिंपली क्या करता है, रीड द वर्ड्स, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द राइट इंटेंशंस, आइडेंटिफाई द मेन आइडियाज, ऑर्गेनाइज सपोर्टिंग डिटेल्स और इवेल्युएट करता है आर्ग्यूमेंट्स को जो वो प्रेजेंट करता है। ठीक है।
तो रीडिंग के टाइम हम क्या देखते हैं, मेन इशू डिस्कस्ड, क्या मेन इशू डिस्कस किया गया है, व्हाट आर्गुमेंट्स हैज राइटर प्रेजेंटेड, क्या आर्गुमेंट्स राइटर ने प्रेजेंट किए हैं, व्हाट एविडेंस सपोर्ट दीज आर्गुमेंट्स, जो सपोर्टिंग डिटेल्स वो क्या है, द इंफॉर्मेशन इज रिलायबल, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है वो क्या रिलायबल है, व्हाट कंक्लूजन हैज राइटर रीच्ड, इसमें एविडेंस क्या है, राइटर क्या कहना चाहता है, सपोर्टिंग डिटेल्स क्या है, मेन आइडियाज़ क्या है, ये क्या है रीडिंग के टाइम हम देखते हैं। बाय आंसरिंग दीज क्वेश्चन रीडर गेन डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्टिकल, जो आर्टिकल है उसके बारे में क्या है डीपर अंडरस्टैंडिंग हमारी हो जाती है। तो इसमें एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं आप, क्या एग्जाम्पल दोगे, मान लो आपको कोई एग्जाम्पल देना हो तो कैसे आप इसका एग्जाम्पल दोगे। अगर आप एनवायरनमेंट पोल्यूशन का आर्टिकल पढ़ रहे हो तो उसमें आप क्या एनालाइज करोगे। मान लो आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे कि मान लो एनवायरनमेंट पोल्यूशन का पढ़ रहे हो, तो उसमें मेन इश्यू क्या है, उसके कोज क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, यानी आपको समझना है, एनालाइज करना है, ये आपका क्या हो जाएगा एनालाइजिंग हो जाएगा। समझ गए, ये इसका एनालाइजिंग के बारे में आपने देखा है। तो एनालाइजिंग एज ए रीडिंग स्ट्रेटजी, इसके बारे में भी जान सकते हैं। अब देखेंगे इसका मीनिंग ऑफ सिंथेसाइजिंग। सिंथेसाइजिंग क्या होता है, सिंथेसाइजिंग का मीनिंग है अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेकर एक नया और ऑर्गेनाइज आंसर को लिखना। इसलिए राइटिंग स्ट्रेटजी से मैंने बोला था स्टार्टिंग में, तो इसे बोलते हैं सिंथेसाइजिंग। इसके एग्जाम्पल की बात करूँ मैं तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, आप मान लो ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने मान लिया ऑनलाइन एजुकेशन। तो इसमें इन्फॉर्मेशन क्या है कलेक्ट की है, कहाँ से, टेक्स्ट बुक से, रिसर्च आर्टिकल से, गवर्नमेंट रिपोर्ट से, क्लासरूम डिस्कशन से और पर्सनल एक्सपीरियंस से। अब सबको कंबाइन करके अपनी लैंग्वेज में एक एस्से लिखा है, आपको अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है। अब सबको कंबाइन कर लिया और अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी, अपना एस्से लिख लिया, ये क्या है, ये हो गया हमारा सिंथेसाइजिंग हो गया। ठीक है, समझे। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको कोई एनालाइज कर रहे हो, स्टूडेंट क्या नोट करेगा, कोई भी एनालाइज करते टाइम ड्यूरिंग सिंथेसाइज स्टूडेंट क्या करेगा, ये बताया गया है। तो इसके बारे में अब बात हो रही है इसके डिफरेंस के बारे में। तो अब इसको क्या डिफरेंस, इसको कैसे करोगे। तो एनालाइज कर रहे हो, एनालाइज करते समय क्या है मेन आइडियाज़ को क्या करोगे आइडेंटिफाई किया है। तो आइडेंटिफाई द मेन आइडिया इन ईच आर्टिकल, नोट डिफरेंस कॉजेज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, तो कोज नोट किए हैं कि क्या कॉज हो सकते हैं। हाईलाइट इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स, स्टैटिक्स देखे हैं आपने क्या स्टैटिक्स हैं। इवेल्युएट द एविडेंस प्रेजेंटेड, क्या एविडेंस समझे हैं, क्या आपने एविडेंस दिए हैं, सिर्फ अंडरस्टैंड किया है। ठीक है, अब बात करते हैं सिंथेसिस की। कंबाइंस यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आर द ऑल थ्री आर्टिकल, तीनों आर्टिकल की इंफॉर्मेशन को कंबाइन किया है। रिमूव रिपीटेड पॉइंट्स, जो रिपीटेशन में इंफॉर्मेशन आ रही है उसको एक को रखा है, बाकी सबको हटा दिया है। ऑर्गेनाइज आइडियाज़ अंडर सुटेबल हेडिंग्स, आपने हेडिंग्स बनाई है। राइट्स ए न्यू ऐसे यूजिंग ओरिजिनल लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में नया ऐसे लिखा है, ये क्रिएट करता है न्यू राइटिंग को, तो इसे बोलते हैं सिंथेसाइजिंग, जो कि ड्यूरिंग सिंथेसाइजिंग हम यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस की, एनालाइजिंग की और सिंथेसाइजिंग की। ये हम इसमें डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि एक एक पॉइंट के हिसाब से इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस की बात कर रही है कि एनालाइजिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। तो एनालाइजिंग में क्या होता है, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो इम्प्रूव हो जाती है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आइडेंटिफाई होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग इंप्रूव होती है, डिफिकल्ट टॉपिक्स हमें क्या है इजीली समझ में आ जाते हैं। अब बात करते हैं सिंथेसाइजिंग की इंपॉर्टेंस को, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। राइटिंग स्किल है वो इम्प्रूव होगी, जो ओरिजिनल आंसर है वो लिखने आ जाएंगे, रिसर्च स्किल इम्प्रूव होगी, जो पैलाग्रिज्म से आप क्या है बच जाओगे। ठीक है, आइडियाज़ क्या है लॉजिकली ऑर्गेनाइज हो जाएंगे आपसे, तो इसे बोलते हैं सिंथेसाइजिंग के इंपॉर्टेंस आपको आ जाएगी। अब देखते हैं इसके रिलेशनशिप के बीच में, किन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है क्या, एनालाइजिंग के और सिंथेसाइजिंग के बीच में। तो दोनों एक दूसरे से क्या है कनेक्टेड हैं, कैसे कनेक्टेड हैं वो देखेंगे। जैसे कि रीड हो गया, एक लर्निंग प्रोसेस की बात हो रही है, तो लर्निंग प्रोसेस में क्या है आप रीड करोगे, फिर उसको एनालाइज करोगे, फिर आप उसको समझोगे, फिर उसको आप ऑर्गेनाइज करोगे, फिर उसको सिंथेसाइज करोगे और फिर उसको लिखोगे। ठीक है, यानी कि पहले आप एनालाइज करते हैं,
फिर सिंथेसाइज करके आंसर को लिखते हैं। तो ऐसे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इन एक दूसरे की रिलेशनशिप होती है। फिर आप इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या कंक्लूजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइट ए शॉर्ट एसे ऑन द कॉर्नल नोट टेकिंग मेथड। ये क्वेश्चन क्या है, बार बार रिपीट होते हैं, तो इसलिए मैंने इसको करवाया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको थोड़ा बोरिंग जरूर लग सकता है, लेकिन एक बार देखने से आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि इसमें होता क्या है। तो इसको ध्यान से देखिएगा लास्ट तक, बाद में इंटरेस्टिंग, लास्ट में वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाली है। इस क्वेश्चन में हमें समझना है कॉर्नल नोट टेकिंग मेथड। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें याद रखने वाली क्या है, कॉर्नल नोट टेकिंग मेथड है वो किस द्वारा लिखा गया और कहाँ लिखा गया, किस द्वारा बनाया गया। तो ये कॉर्नल नोट टेकिंग मेथड है, ये प्रोफेसर वाल्टर पोक द्वारा कॉर्नल यूनिवर्सिटी में बनाया गया था। कहाँ पर, कॉर्नल यूनिवर्सिटी में 1950 में बनाया गया था। इसका पर्पज़ है नोट्स को ऑर्गेनाइज बनाना और रिवीजन को इजी बनाना। तो इसका पर्पज़ क्या था कॉर्नल नोट टेकिंग मेथड का, कि नोट्स को ऑर्गेनाइज बनाओ और रिवीजन को इजी बनाओ। तो सबसे पहले जानना है, आपके मन में क्वेश्चन होगा कि कॉर्नल नोट टेकिंग मेथड होता क्या है, व्हाट इज कॉर्नल नोट टेकिंग मेथड। तो इसकी डेफिनेशन मैं दूं तो द कॉर्नल नोट टेकिंग मेथड इज ए स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ टेकिंग नोट्स बाय डिवाइडिंग ए पेज इनटू 3 सेक्शंस। आपने इसने क्या किया, एक पेज को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। आप किसी पेज में लिख रहे हो तो इसमें आपको 3 हिस्सों में एक पेज को डिवाइड करना होगा, फिर आपको नोट बनाने होंगे। तो कॉर्नल नोट टेकिंग मेथड इज स्ट्रक्चर सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ राइटिंग नोट्स। आपको डायरेक्ट नोट्स लिखने के बजाय आपको क्या है, इन्फॉर्मेशन को नोट करना है। द पेज इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। कोई पेज है आपको 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, जो स्टूडेंट की हेल्प करेगा और इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने में लॉजिकली। दिस मेथड प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग रेदर देन द सिंपल मेमोराइजेशन एंड इंकरेज रेगुलर रिवीजन ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। तो नोटबुक पेज को 3 पार्ट में डिवाइड करके नोट लिखने का मेथड है वो है कॉर्नल मेथड। इसमें 3 सेक्शंस बनाए गए हैं। कौन से हैं, 3 सेक्शन हैं। क्यू कॉलम जो कि लेफ्ट साइड होगा, जो नोट सेक्शन है वो राइट साइड होगा, जो समरी सेक्शन है वो बॉटम ऑफ द पेज होगा। सबसे पहले इसमें जानते हैं क्यू कॉलम को। क्यू कॉलम क्या है, यहाँ लिखे जाते हैं कीवर्ड्स, क्वेश्चंस, हेडिंग, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ये रिवीजन के टाइम मेमोरी को ट्रिगर करते हैं। तो मतलब जो ऊपर का पोर्शन हो गया, यहाँ पर क्या है, क्या लिखे जाएंगे आपके कीवर्ड, क्वेश्चन, हेडिंग्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखे जाएंगे। फिर आता है हमारा इसमें नोट सेक्शन। ठीक है, ये आपके हो गए। फिर इसमें आ गया नोट सेक्शन। यहाँ लेक्चर या बुक के डिटेल नोट्स लिखे जाते हैं। तो ये क्या, हाँ लिखे जाएंगे आपके राइट साइड। यहाँ पर क्या लिखे जाएगा, आपका लेक्चर या बुक के डिटेल नोट्स लिखे जाते हैं। ठीक है, इसमें आपकी क्या क्या आ जाएगी, डेफिनेशंस, और क्या आ जाएंगी इसके साथ, डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन इसमें लिखे जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा। ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट इसमें शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं। फिर थर्ड आता है आपका इसमें समरी सेक्शन। पेज के नीचे 2-3 लाइन का समरी लिखा जाता है। तो पेज के एंड में क्या होगा, जो लास्ट में 2 या 3 लाइन बचेगी उसमें इसकी समरी लिखी जाती है कि ये क्या है। इससे एग्जाम के टाइम क्विक रिवीजन हो जाता है। जो आपके कीवर्ड हैं, एक्सप्लेनेशन है और आपकी जो समरी है वो लिखी जाएगी। इससे एग्जाम में आप जाओगे तो इसकी क्विक रिवीजन हो जाएगी। इसे बोलते हैं कॉर्नल नोट टेकिंग मेथड। तो इसे यूज़ कैसे करते हैं, अगला नेक्स्ट आएगा नहीं कि भाई हाँ ये तो आपने देख लिया कि होता क्या है। अब इसे हाउ टू यूज़ कॉर्नल नोट टेकिंग मेथड, यूज़ कैसे करेंगे। तो इसके क्या स्टेप है, 5 स्टेप दिए गए हैं। इन 5 स्टेप को आपको याद रखना है। पेज को क्या करना है, 3 सेक्शंस में डिवाइड करना है। राइट साइड में आपको क्या करना है, डिटेल को नोट करना है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या होगा, लेफ्ट साइड में कीवर्ड और क्वेश्चन को लिखना है। चौथा पॉइंट, बॉटम में समरी को लिखो। और 5वां पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, रेगुलर इसको रिवीजन करो। तो रिव्यू करना है, रिवीजन करना, रेगुलर करना, ये क्या है, हाउ टू यूज़, इसे ऐसे ही यूज़ करेंगे। फिर इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं कॉर्नल नोट टेकिंग मेथड का। कैसे दे सकते हैं, कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग ले सकते हैं। तो क्यू कॉलम में आप क्या क्या वर्ड लिखोगे, एक पेज लिखोगे आप, एक पेज में आप इसका बता सकते हो कि कैसे लिखोगे। तो इसमें आपको जो लेफ्ट साइड है आप इसमें कीवर्ड वगैरह लिख सकते हो, रीडिंग, वोकैबुलरी, नॉलेज, इस टाइप के जो आपके क्यू कॉलम हो जाएंगे। फिर आपका क्या है, नोट सेक्शन आ जाएगा।
ये सेकंड क्या हो जाएगा, नोट सेक्शन। पहला आपका क्यू कॉलम हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर अपनी नोट सेक्शन रीडिंग इंप्रूव वोकैबुलरी इंक्रीज जनरल नॉलेज ये लिख सकते हो। थर्ड आ जाएगा आपका समरी। तो थर्ड में आप क्या है, लास्ट की 3-4 लाइन में आप क्या है समरी लिख सकते हो। ये हो गया। फिर आपका आता है इसमें एडवांटेज क्या है इस चीज़ को करने के लिए। तो ये आपके इतने सारे एडवांटेज हैं कि क्या क्या एडवांटेज है, नोट को ऑर्गेनाइज होते हैं, रिवीजन थोड़ी फास्ट हो जाती है, मेमोरी थोड़ी इंप्रूव होगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है जल्दी मिल जाएंगे और एग्जाम्पल की प्रिपरेशन ईजी हो जाएगी। आपके एग्जाम की प्रिपरेशन क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। तो ये एग्जामिनेशन के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा ये हमारे क्या है इसके एडवांटेज हैं। इसके कुछ कमियां भी हैं। लिमिटेशंस ऑफ द कॉर्नेल मेथड, क्या क्या लिमिटेशंस हैं इसकी, ये लिमिटेशन की बात की गई है। तो बिगिनर को है शुरू में थोड़ा ये डिफ़िकल्ट लगेगा। रेगुलर प्रैक्टिस इसकी ज़रूरी होती है कि लगातार प्रैक्टिस करते रहो तभी ये नोट आप ले पाओगे, वरना थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। फास्ट लेक्चर में नोट्स को ऑर्गेनाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये इसकी कुछ कमियां हैं। ठीक है, अगला है इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ एकेडमिक लर्निंग। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, एकेडमिक लर्निंग करोगे आप कोई भी तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है, असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन में थोड़ी हेल्प करेगा, क्विक रीजन करवाता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इससे इंप्रूव होते हैं। तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है। ये लास्ट में जो आपने आंसर दिया है उसके हिसाब से इसको कंक्लूड करके इसका कंक्लूजन दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अब आते हैं सबसे मेन इंटरेस्टिंग चीज़ें। ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे। अब आते हैं इसके जो हमें राइटिंग पोर्शन लिखना है। आपको एक वेल स्ट्रक्चर्ड कंपोजिशन लिखना है विद ए क्लियर बिगिनिंग, जिसमें आपकी क्लियर बिगिनिंग होनी चाहिए, आपकी बॉडी होनी चाहिए और एक कंक्लूजन होना चाहिए। टॉपिक आपको दिया गया है कैसे, क्लीनिंग इंडिया रिवर्स द मेजर चैलेंजेस, ये आपका टॉपिक है। तो इस कंपोजिशन का टॉपिक क्या है, क्लीनिंग इंडिया रिवर्स द मेजर चैलेंजेस। ठीक है, इस में हमें रिवर पोल्यूशन के कॉजेज, चैलेंजेस, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और सॉल्यूशन को बताना है। तो इसमें क्लियरली बताया गया है कि एक कंपोजिशन होती क्या है। एक कंपोजिशन होती है जिसकी स्टार्टिंग उसके इंट्रोडक्शन से होती है, फिर उसमें उसकी बॉडी को पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाता है और लास्ट में उस टॉपिक को कंक्लूजन दिया जाता है। तो ये जो आपका पूरा टॉपिक लिखा जाता है वो उसे बोलते हैं कंपोजिशन। तो आज बता रहा हूँ मैं एक कंपोजिशन कैसे लिखते हैं। अगर आपके एग्जाम में आता है तो सबसे पहले आपको बीच में हेडिंग में डालना है इसका टॉपिक, फिर इंट्रोडक्शन डाल के इसका इंट्रोड्यूस करेंगे, इसको इंट्रोडक्शन देंगे। जो इंडिया की रिवर्स है जैसे कि गंगा, यमुना, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र है, वो हमारी लाइफ लाइन है। ये हमें ड्रिंकिंग वाटर देती है, खेती के लिए पानी देती है, इंडस्ट्रीज़ के लिए पानी देती है, बिजली के लिए पानी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए रास्ते देती है। ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं। लेकिन पोल्यूशन की वजह से क्या है, इन्हें क्लीन रखना एक बड़े चैलेंज बन गया है हमारे लिए। ये इसका क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इसको आपको क्या करना है, ऐसे इसको इंट्रोड्यूस करना है। तो कैसे इंट्रोड्यूस करोगे इसको, रिवर्स हैव ऑलवेज बीन द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। भारत में क्या है, रिवर्स एक लाइफ लाइन है, वो हमें प्रोवाइड कराते हैं वाटर फॉर ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, जनरेशन। रिवर सच एज गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है शेपिंग इंडिया सिविलाइजेशन, जो कि इंडिया की सिविलाइजेशन में, कल्चर में, इकोनॉमी में। तो ये हमारी नदियाँ हैं जो हमारे लाइफ लाइन की तरह काम करती हैं। मिलियंस ऑफ पीपल डिपेंड ऑन दीज रिवर्स। ये क्या है, बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ लोग इन नदियों पर निर्भर हैं फॉर देयर डेली नीड्स, रोज़मर्रा की काम है उनमें। मैनी रिवर्स आर कंसाइडर्ड स्केर्ड इन इंडियन ट्रेडिशंस, हाउएवर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ। तो जो इसके कारण क्या है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज आई हैं, शहरीकरण हुआ है और पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है। केयरलेस ह्यूमन एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिली है जिसके कारण इसमें पोल्यूशन फैल गया है। आज के दिन क्लीनिंग दीज रिवर्स एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बन गया है हमारे लिए, इन्वायरमेंट चैलेंज देखने को मिला है। आल्दो द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च सेवरल प्रोग्राम्स, सरकार ने बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए हैं ताकि इन नदियों को क्लीन और हेल्दी रिवर्स बनाया जा सके, जिसके लिए कंटिन्यूस एफर्ट्स किए जा रहे हैं अथॉरिटीज द्वारा, इंडस्ट्रीज द्वारा और सिटीजन्स लाइक। हमें भी क्या है इसमें हमारा हिस्सा देना होगा, तभी क्या है ये जाके क्लियर होंगी। अब इंट्रोडक्शन हो गया, अब इसकी शुरुआत होती है यहाँ बॉडी से। तो बॉडी लिखी नहीं जाएगी, डायरेक्ट इंट्रोडक्शन के बाद इसकी बॉडी स्टार्ट की जाएगी। तो बॉडी आपको नहीं लिखना है, लेकिन बॉडी यहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहले बात करते हैं नदियों की इंपॉर्टेंस की बात। कोई चीज़ होती है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि ये चीज़ हमारी ऐसी है।
तो यहाँ नदियों को हमने ऊपर इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन कर दिया, तो सेकंड में देखेंगे इसका इंपॉर्टेंस के बारे में। तो नदियों की इंपॉर्टेंस क्या है? रिवर की इंपॉर्टेंस है कि जो ड्रिंकिंग वाटर है वो हमें प्रोवाइड करते हैं, फार्मिंग में हेल्प करती है, इंडस्ट्रीज को वाटर देती है, फिश और एक्वेटिक लाइफ को सपोर्ट करती है, रिलीजियस और कल्चरल इंपॉर्टेंस भी रखती है। ये हमारी क्या है? इंपॉर्टेंस है। इसलिए रिवर्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये हमारी नदियों की इंपॉर्टेंस है, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। फिर इसके मेजर कॉजेज क्या हैं रिवर पोल्यूशन के? तो कुछ तो कारण होंगे जिसके कारण हमारी नदियाँ आज के दिन गंदी हो रही हैं। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके कॉजेज बताने हैं, फिर इसके इफेक्ट बताने हैं। तो पहले क्या है? कॉजेज जान लेते हैं कि कॉजेज क्या है, नदी गंदी क्यों हो रही है। सबसे पहला कारण है इसका अल्ट्रेटेड सीवेज। अनट्रीटेड सीवेज, सिटीज़ का जो गंदा पानी है, पोटी मूत्र जो भी है, वो बिना ट्रीटमेंट के डायरेक्ट नदी में बहा दिया जाता है, चला जाता है, ये जिसके कारण क्या नदियाँ गंदी होती हैं। दूसरा है इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो फैक्ट्रीज केमिकल्स और टॉक्सिक वेस्ट होते हैं वो रिवर्स में छोड़ दिए जाते हैं, जिसका बाद में ट्रीटमेंट भी नहीं होता, जिससे पीने का पानी वो नहीं बचता है। अगला है इसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, जैसे कि फर्टिलाइजर्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गए। वो क्या है? अगर बारिश आई, आपने खेती में पेस्टिसाइड तो छिड़क दिए, और बारिश के साथ क्या है? वो नदियों के पानी में मिल जाता है, जो पानी को जहरीला बनाते हैं। और बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि सॉलिड वेस्ट हो गया, जैसे कि प्लास्टिक्स और सॉलिड वेस्ट हो गए, प्लास्टिक बैग्स, बोतल, गार्बेज रिवर को क्या है? बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं। कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज़ ऐसी हैं हम करते हैं, जैसे क्या करते हैं? गणेश चतुर्थी पे मूर्ति बहाती, माता जी का कुछ पूजन हुआ वो कर दिया, छठ पूजा भी हो गया। आस्था रखो, लेकिन उनको गंदा तो मत करो। आप गंगा को पूज तो रहे हो, लेकिन उसको गंदा क्यों कर रहे हो? आपने मूर्ति बहा दी, मूर्ति में कितने केमिकल्स हैं, जिसके कारण क्या है? नदियाँ पोल्यूट हो रही है, उसके अंदर मछली है वो मर रही है। आस्था रखो ना। थोड़ी देर वो जाके मूर्ति आगे कहीं जाएगी, लोगों के पाँव के नीचे आएगी, उसकी दुर्गति होती है। आप दिल में रखो आस्था, वहाँ पूजा करो उस नदी की, उसको साफ करो, गंदा मत करो। तो ये हमारे रिलीजियस प्रैक्टिस है, वो भी कुछ इसमें हार्म पहुँचाती है इसको। तो क्या क्या चैलेंजेस हैं? अगर हम इसमें चैलेंजेस की बात करें तो क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं हमें? तो हर टॉपिक की आपको क्या करनी है कि हेडिंग बनानी है, जैसे कि चैलेंजेस इन क्लीनिंग इंडियाज रिवर। इसमें हमें क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं? सबसे पहले हमें क्या है? क्लीनिंग रिवर्स डिफ़िकल्ट क्यों है? नदियों को साफ करना मुश्किल क्यों है? सबसे हमें पहला चैलेंज देखने को मिलता है अनट्रीटेड सीवेज। फिर बहुत सारे चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि वीक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज। हमारे जो इम्प्लीमेंटेशन लॉज है बहुत वीक हैं। आप अच्छे तरीके से फाइन लोगों को सज़ा नहीं देते हैं, जिसके कारण नदियों को वो बर्बाद कर रहे हैं। हमारे अंदर और क्या चीज़ें देखने को मिलती है? रैपिड अर्बनाइजेशन, शहरीकरण बहुत तेज़ी से हुआ है, जिस कारण भी नदियाँ गंदी हुई हैं। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा विस्फोटक है हमारी। हम वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री है जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, 150 करोड़ प्लस होने जा रहे हैं हम। तो ये भी हमारी एक प्रॉब्लम है। लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, हमारे पास जो पब्लिक है उसको नॉलेज कम है, वो नदियों को गंदा कर रहे हैं, आस्था के नाम पे गंदा कर रहे हैं। उनको थोड़ा समझाया जाए तो नदियों को साफ करना ही हमारी आस्था है। हम प्रकृति और भगवान को अलग अलग नहीं कर सकते, दोनों को साथ मिला के चलना है। आप अपने भगवान को गंदा कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, तो नदियों को कैसे कर रहे हो? वो थोड़ी सोचनी होगी। फिर इसके साथ हमारा कुछ क्लाइमेट चेंज है, जिसके कारण भी क्या है? नदियाँ गंदी हो रही हैं। ये सब रिवर क्लीनिंग को डिफ़िकल्ट बनाते हैं। फिर इसके साथ कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करेंगे, तो गवर्नमेंट ने कई स्कीम्स लॉन्च की हैं। जैसे कि पहले अगर बात करें तो नमामि गंगे प्रोग्राम लॉन्च किया है, गंगा को क्लीन और कंजर्व करना है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है, अवेयरनेस कैंपेन चलाना है। ये क्या है? नमामि गंगे स्कीम है, जो कि गवर्नमेंट ने चलाई है। फिर इसके बाद दूसरी क्या चलाई है? स्वच्छ भारत अभियान। इसी के साथ हमें क्या देखने को मिला है? इसमें स्वच्छ भारत अभियान भी देखने को मिला है। इसके अंदर क्या है? क्लीननेस और वेस्ट मैनेजमेंट को प्रमोट करता है। फिर इसके बाद क्या है? हमारे रोल क्या है? रोल ऑफ सिटीजन्स। तो हर सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्लास्टिक रिवर्स में ना फेंके। कोई भी आपको प्लास्टिक है, थैली वगैरह है, वो क्या है? नदी में आप ना फेंकें। जो गार्बेज है उनको प्रॉपरली डिस्पोज करें। इको फ्रेंडली आप फार्मिंग करें। फार्मर को क्या करना है? इको फ्रेंडली खेती करनी है। जो इंडस्ट्रीज़ के जो पोल्यूशन कंट्रोल है रूल है, उनको फॉलो करना चाहिए। अपना वेस्ट है वो डायरेक्ट नदियों में नहीं बहाना चाहिए। अगर नदियों में बहा रहे हैं तो उसको ट्रीटमेंट करके बहाओ, गंदा नहीं बहाना है जो नदियों को गंदा करें।
फिर इसके साथ क्या है, अवेयरनेस स्प्रेड करो। एजुकेशन इंस्टीट्यूट है और है जनरल अवेयरनेस लोगों में फैलनी चाहिए। बेनिफिट्स क्या है क्लीन रिवर के, आपको अच्छा पीने का पानी मिलेगा, पब्लिक हेल्थ इंप्रूव होगी, एग्रीकल्चर थोड़ी अच्छी होगी, बायोडाइवर्सिटी आपकी प्रोटेक्ट होगी, टूरिज्म और इकोनॉमी ग्रोथ होगी। फिर इससे क्या है, ये इस क्वेश्चन का कंक्लूजन हो जाएगा। जो हमने ऊपर पैसेज में देखा है, जो हमने कंपोजिशन की है, उसको कंक्लूड करके इसका आंसर देना है। तो ऐसे करके आप क्या है, एक अच्छी कंपोजिशन तैयार कर सकते हो। तो एग्जाम में आपके पास कोई भी कंपोजिशन आएगी तो आप इसे अच्छी तरीके से देख सकते हैं। हमने हमारी बहुत सारी वीडियोज डाल रखी हैं जिसमें इसकी कंपोजिशन को करवा रखा है, जो आप जाकर देख सकते हैं। तो हम इस वीडियो में दिखा रहे हैं कि आपको करना कैसे है, ताकि आपको एक वीडियो को देखकर पूरा क्वेश्चन पेपर आपका अटेम्प्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए फॉर्मल लेटर टू द हेड ऑफ पब्लिशिंग हाउस। आपको एक फॉर्मल लेटर लिखना है एक पब्लिशिंग हाउस के। आप क्या कर रहे हो, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ सब एडिटर। आप सब एडिटर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको क्या है, एक फॉर्मल लेटर लिखना है। फॉर्मल लेटर लिखने का एक तरीका होता है, जो आपका एड्रेस होता है वो सबसे ऊपर होता है, जिसको आप लिख रहे होते हैं उसका एड्रेस नीचे होता है। तो आपका एड्रेस में सबसे पहले आपका नाम, फिर आपका एड्रेस आता है, तो ये एड्रेस हो गया। फिर आप अपनी मेल ऐड कर सकते हैं, मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं। ये मस्ट नहीं है, आप अपनी मेल भी ऐड कर सकते हैं, मोबाइल नंबर ऐड करें तो करें, ना भी करें। फिर इसके बाद आपका क्या है, एक लाइन छोड़कर डेट आएगी, फिर एक लाइन छोड़कर जिसको आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस आएगा, उसका नाम, हेड ऑफ पब्लिशिंग, किसका कौन सी जगह पे है, उसकी लोकेशन आ जाएगी। ये हो गया। ये आप क्या है, जो रिसीवर एड्रेस होगा उसका आ जाएगा। ये सबसे पहले ऊपर आता है सेंडर एड्रेस, जो भेज रहा है उसका एड्रेस। फिर बाद में आएगा रिसीवर एड्रेस, इसके बीच में आपकी क्या आएगी, डेट आ जाएगी कि किस डेट को आप लिख रहे हैं। फिर आप उस रिस्पेक्ट वर्ड का यूज़ करोगे, डियर सर, और ये हो जाएगा। फिर आपका क्या है, सब्जेक्ट आ जाएगा। सॉरी, ये थोड़ा फॉर्मेट यहाँ गलत हो गया है। सबसे पहले आपका क्या आएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा बीच में सब्जेक्ट आया क्या है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सब एडिटर, सब्जेक्ट यूज़ कर दिया। फिर डियर मिस्टर राजेश शर्मा या डियर सर या मैडम आ जाएगा। फिर उसके बाद अपनी लेटर की शुरुआत करनी है। ठीक है, लेटर का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस। फिर आपका क्या आएगा, इसके बीच में सब्जेक्ट आएगा, ये जो एप्लीकेशन है ये यहाँ आएगी। फिर इसके बाद क्या आएगा, आपका सैल्यूटेशन आएगा, इसे क्या बोलते हैं, सैल्यूटेशन। डियर सर और मैडम या डियर मिस्टर राजेश शर्मा है, ये क्या है, आपका सैल्यूटेशन है। फिर आपके लेटर की बॉडी आ जाएगी, बॉडी ऑफ द लेटर आ जाएगी। फिर आपकी बॉडी ऑफ लेटर के आने के बाद आपकी क्या आ जाएगी, इसमें क्लोजिंग लाइन्स आएंगी। तो यूअर सिंसियरली, यूअर फेथफुली, ये आप इसमें क्या है, यूज़ करोगे। ठीक है। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, एक मिनट ईयर है, ये आपकी क्लोजिंग आ जाएगी। फिर आपकी क्या है, नाम आ जाएगा, पहले सिग्नेचर आएगा, फिर इसके नीचे नाम लिखना है, यहाँ पर सिग्नेचर मारना आपने, फिर यहाँ पर अपना नाम लिखना, फिर इनक्लोजर लिखना। इनक्लोजर में क्या होता है, जो आप डॉक्यूमेंट भेज रहे हो, आप क्या लिख सकते हो, क्या क्या अटैच कर रहे हो, CV कर रहे हो, ठीक है, इसके साथ क्या है, अपनी डिग्री, डॉक्यूमेंट वगैरह जो अटैच कर रहे हो, वो सारी चीज़ें इसमें आपको लिखनी है इनक्लोजर में। तो ऐसे आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है। तो लेटर की बॉडी में क्या लिखोगे, किस टाइप में लिखोगे, वो भी आपको याद रखना ज़रूरी है। किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप कैसे उसकी बॉडी को लिखोगे, सबसे पहले आपको देना है इंट्रोडक्शन। कैसे दोगे, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन द पोजिशन ऑफ सब एडिटर एट सनराइज पब्लिशिंग हाउस। तो सनराइज पब्लिशिंग हाउस में सब एडिटर की पोस्ट के लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ। ही एडवर्टाइज इन द हिंदू, ये एडवर्टाइजमेंट देखी थी मैंने द हिंदू में 28 जून 2026 को। विद स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड इन इंग्लिश, मेरा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है इन इंग्लिश में, एक्सीलेंट एडिटिंग स्किल्स है और एक पैसन है पब्लिशिंग। आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई कैन मेक ए वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू योर एडिशन टीम, कि मैं आपकी कंपनी में एक वैल्यूएबल एफर्ट लगा सकता हूँ, योगदान दे सकता हूँ। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, वैकेंसी कहाँ देखी आपने, अपना इंटरेस्ट अपना एक्सप्रेस कर रहे हो, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। तो ये आपने लाइन लिख दी, ये लाइन सभी जॉब के लिए चिपकानी है, बस जॉब का नाम चेंज कर देना है, कोई अलग जॉब आए तो वो हो गया। ठीक है। दूसरा आपको क्या है, इसमें अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बतानी है। तो यहाँ अपनी क्वालिफिकेशन और इंग्लिश स्किल्स लिखो, जैसे कि बैचलर डिग्री होगी इंग्लिश में, गुड ग्रामर होगी, वोकेबलरी होगी अच्छी, आपकी अच्छी एडिटिंग स्किल होगी। तो आप इसको अपना क्या है, इसमें एक्सप्लेन करोगे। तो ये है, आई हैव कम्प्लीटेड माई बैचलर डिग्री इन इंग्लिश विद द डिवीजन एंड हैव डेवलप्ड एक्सीलेंट कमांड ओवर इंग्लिश ग्रामर। तो मेरी एक्सीलेंट कमांड है इंग्लिश ग्रामर में, वोकेबलरी अच्छी है, पंक्चुएशन अच्छी है, रिटन कम्युनिकेशन अच्छा है। ठीक है। ड्यूरिंग माई एकेडमिक ईयर्स, मेरे एकेडमिक ईयर्स में आप क्या करोगे, अपना एक्सपीरियंस बता रहा है।
वो अब है ना एक्सपीरियंस बताएगा। अगर एक्सपीरियंस है तो मेंशन करो, अगर फ्रेशर है तो लिखो कि एडिटेड कॉलेज मैगजीन, प्रूफ रीडिंग है आपके अंदर, ब्लॉग्स बनाते हो, असाइनमेंट्स लिखते हो, ये चीज़ें आप बता सकते हो अगर फ्रेशर हो। ये बताना है कि एडिटिंग का प्रैक्टिकल नॉलेज आपको है, तो आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कि आपके क्या है। तो ये कुछ प्रोफेशनल्स की आपके एक्सपीरियंस है कि आप अपने एक्सपीरियंस बता सकते हो कि मेरी ये एक्सपीरियंस है, मेरे को क्या क्या और नॉलेज है, जो मेरे को इंग्लिश नॉलेज है इसके साथ साथ मेरे को क्या क्या कर सकता हूँ मैं एम एस वर्ड, गूगल डॉक्यूमेंट्स, जितने एम एस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इन पर काम कर सकता हूँ, प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, अच्छी इंग्लिश है मेरी। ये चीज़ें आप इसमें प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में शेयर कर सकते हो। फिर आपके अंदर क्या क्या स्किल्स है और आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है। अगर आप इंपॉर्टेंट स्किल्स की बात करते हो कि आई हैव की स्किल्स टू ब्रिंग, तो मेरे अंदर क्या क्या स्किल्स है, मैं अच्छा इंग्लिश कम्युनिकेशन है, मेरे अंदर प्रूफ रीडिंग है, एडिटिंग अच्छी आती है, ग्रामर अच्छी है, एम एस वर्ड, डॉक्यूमेंट, टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट, और कोई डिटेल है उसके लिए अटेंशन दे सकता हूँ। तो ये अंदर मेरे अंदर स्किल है और मेरी क्वालिफिकेशन है। आई समझ। फिर इसके बाद क्या है कि आप इस जॉब के लिए अप्लाई क्यों कर रहे हो, वाई सनराइज पब्लिशिंग हाउस, यही क्यों है। इसमें लिखो कि जो कंपनी की रेपुटेशन है वो अच्छी है, वहाँ सीखने का मुझे मौका मिलेगा, मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दूंगा। तो ये चीज़ें आप इस पब्लिशिंग हाउस के लिए लिख सकते हो। फिर आपको क्या है, इस के लिए आपको क्लोजिंग लाइन लिखनी है। तो जो क्लोजिंग लाइन कैसे लिखोगे आप इसके लिए, लास्ट में पोलाइटली रिक्वेस्ट करो। कैसे रिक्वेस्ट करोगे, काइंडली कंसिडर माई एप्लीकेशन, आई वुड ग्रेटफुल फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू अटेंड एन इंटरव्यू, ताकि आपको इंटरव्यू के लिए वो बुला सके। ठीक है, आपको क्या करना है, इसमें रिक्वेस्ट है कैसे की गई, आई एम ईगर टू लर्न, एक्सपीरियंस एडिटर कंटिन्यूसली, आई इम्प्रूव नॉलेज, आई एम कॉन्फिडेंट, इंथुसिज्म है, और वैल्यूबल, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यूबल करूँगा। थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई एप्लीकेशन, आई, मैं आपको जल्दी मिलूंगा इंटरव्यू में, ऐसी बातें बताई गई हैं। इसके साथ क्या है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं वो भी आपको मेंशन करना है कि आई हैव इनक्लोज माई रिज्यूम, मैं मेरा रिज्यूम भेज रहा हूँ, कुछ कॉपी ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स है जिसको कंसाइडर किया जाए। आप क्या, आई वुड बी ग्रेटफुल होगा अगर आप मुझे ये चांस देंगे इंटरव्यू में, तो ऐसे करके लिखना है। फिर आप क्या है, यूअर सिंसियरली थैंक यू करके आप इसमें अपना कंप्लीट कर सकते हैं। एंड में क्या करना है, यहाँ पर थैंक यू लिख सकते हैं, फिर यूअर सिंसियरली, आपका सिग्नेचर, फिर आपका नाम, फिर आपको इनक्लोजर करना है। इनक्लोजर में आप क्या क्या दे रहे हो वो आप मेंशन कर सकते हो। तो इस प्रकार आपको क्या लेटर लिखना है जो बिल्कुल इजी है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, द इंस्टीट्यूशन इन विच यू वर्क हैज़ टेकन सेवरल स्टेप फॉर एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट इन योर कैंपस, राइट ए ब्रीफ रिपोर्ट ऑन दीज इनिशिएटिव्स। आपको एग्जाम में क्या है, एक रिपोर्ट लिखना कंफर्म है, आपको एक रिपोर्ट लिखनी आएगी। तो इस क्वेश्चन में हम रिपोर्ट राइटिंग करनी है। टॉपिक दिया गया है, टॉपिक क्या है आपका, वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव इन आवर इंस्टीट्यूशन। टॉपिक दे दिया, यानी इंस्टीट्यूशन ने कैंपस को क्लीन और इको फ्रेंडली बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं उसकी रिगार्डिंग रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट का कुछ फॉर्मेट होता है, ऐसे नहीं है कि आप मुंह उठाया और आपने रिपोर्ट लिख दी, नहीं, उसका कुछ तरीका होता है। सबसे पहले रिपोर्ट में क्या लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे कि आपका टाइटल क्या है, टाइटल लिख दिया। फिर उसके बाद क्या है, किस द्वारा सबमिटेड की गई है, सबमिटेड बाय, फिर आप इसमें डेट लिखोगे। उसके बाद रिपोर्ट स्टार्ट होगी कि आपको कैसे रिपोर्ट लिखनी है। जो स्पेसिंग है उसका ध्यान रखना है, आपको जो स्पेसिंग दी गई है उसमें आपको एक लाइन छोड़नी है। ठीक है, तो डेट के बाद एक लाइन छोड़ने के बाद आप टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसमें आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना है। कोई भी टॉपिक है, कोई भी रिपोर्ट लिखनी है, उसका इंट्रोडक्शन होना ज़रूरी है। फिर उसकी बॉडी होगी कि उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, जो जो इनिशिएटिव लिया हमने। रिपोर्ट ऐसे तैयार होगी, पहले आपको इंट्रोडक्शन, फिर जो आपको टॉपिक मिलेगा उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर आपने क्या क्या मेजर इनिशिएटिव लिए, जो आप द्वारा इनिशिएटिव आपने किया वो आपको बता सकते हैं। तो मेजर इनिशिएटिव लेने के बाद आपको इसमें क्या एक्सप्लेन करना है, आपके इस पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़े, इम्पैक्ट ऑफ इनिशिएटिव, जो इनिशिएटिव लिए उसके कारण आप पर क्या इम्पैक्ट पड़े। फिर इसके बाद जो रिपोर्ट तैयार की उसमें सजेशन फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट, आगे कोई ऐसा होता है तो उसके लिए आप इसमें सजेशन दे सकते हैं। फिर लास्ट में आप क्या करते हैं, इसको कंक्लूड कर सकते हैं। ऐसे आपकी क्या है, एक रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। जैसे आपने ऊपर क्या है, कॉम्प्रीहेंशन तैयार किया था, सॉरी कंपोजिशन तैयार किया था, वैसे ही करना है। इसकी बस फॉर्मेटिंग ध्यान रखनी है। सबसे पहले इसका टॉपिक होना चाहिए, आपको किस टॉपिक पे लिखा गया है, किसने सबमिट किया है, सबमिटेड बाय, आपका नाम, किस डेट को सबमिट किया है वो, फिर इंट्रोडक्शन, किस बारे में टॉपिक है, वेस्ट मैनेजमेंट इन योर कैंपस, ये आपका टॉपिक है।
इसको बताना है। फिर इस टॉपिक को आपको इंट्रोड्यूस करना है। इस टॉपिक को आप इंट्रोड्यूस कैसे करोगे? इंस्टीट्यूट है उसने क्लीन और हेल्दी कैंपस बनाने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू किया है। इसका एम क्या था आपका? पोल्यूशन कम करना, रिसाइकलिंग को प्रमोट करना और स्टूडेंट में एनवायरनमेंट को अवेयरनेस को बढ़ाना। ये आपका क्या हो जाएगा? इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इंट्रोडक्शन को समझे कि इसका इंट्रोडक्शन आपको कैसे देना है। फिर आपका इसमें आता है कि आपके इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके उद्देश्य क्या है, जो आपने इनिशिएटिव लिए हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए। क्लीन कैंपस को मेंटेन करना है, इसका पहला ऑब्जेक्टिव है। फिर दूसरा है वेस्ट जनरेशन को कम करना है। फिर इसके बाद आपका जो रिसाइकलिंग है और रीयूज़ है उसको बढ़ावा देना है। प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल को सिखाना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको सपोर्ट करना है। ये आपके क्या है? ऑब्जेक्टिव है। फिर इसके बाद क्या है? मेजर वेस्ट मैनेजमेंट आपने इनिशिएटिव्स क्या लिए। तो ये एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें आपको क्या है? पहला स्टेप आपने लिया है सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। तो ग्रीन बीन्स डस्टबिन लगाए हैं, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसके लिए ग्रीन बीन लगाए हैं। जो ब्लू बीन लगाए हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए लगाए हैं। वेस्ट को अलग अलग कलेक्ट करना है, तो ये आपका वेस्ट सेग्रीगेशन हो गया। फिर प्लास्टिक फ्री कैंपस हो गया। इसमें क्या करोगे आप? सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन करोगे, क्लॉथ बैग्स और रीयूजेबल बॉटल्स को यूज़ करोगे। तो ये दूसरा हो गया। थर्ड इनिशिएटिव है कंपोजिटिंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। क्या करोगे? फूड और गार्डन वेस्ट से कंपोस्ट बनाया जाता है, तो उसे बोलते हैं कंपोस्टिंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। कंपोस्ट गार्डन में यूज़ होता है जिससे खाद बनाए जा सकते हैं। फिर आता है पेपर रिसाइकलिंग। डबल साइडेड प्रिंटिंग करना, डिजिटल असाइनमेंट बनाना और वेस्ट पेपर रिसाइकलिंग करना। ये क्या है? पेपर रिसाइकलिंग, जिससे पेज को बचाया जा सके, पेड़ों को बचाया जा सके। ई वेस्ट कलेक्शन करना। ओल्ड बैटरीज, चार्जर, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, इनको अलग कलेक्ट करो और रिसाइकलिंग के लिए भेज दो, जिससे ई वेस्ट कलेक्शन हो जाएगा। फिर है क्लीनलीनेस ड्राइवर्स। रेगुलर कैंपस क्लीनिंग कैंपेन ऑर्गेनाइज किए जाना, क्लीनलीनेस ड्राइव्स। फिर आता है अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसमें क्या है? सेमिनार करेंगे, वर्कशॉप करेंगे, पोस्टर लगाएंगे, ठीक है, अवेयरनेस रैली चलाएंगे। तो स्टूडेंट्स को 3R के नियम सिखाएंगे हम। 3R का नियम क्या है? जिसमें हम रिड्यूस कम यूज़ करेंगे, रीयूज़ दोबारा यूज़ करेंगे और रिसाइकिल दोबारा उसे बनाएंगे। तो इस मेथड का यूज़ करेंगे। इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा इन इनिशिएटिव्स का, ये भी जानना ज़रूरी है। कैंपस इससे क्लीन हो जाएगा, प्लास्टिक यूज़ कम हो जाएगा, रिसाइकलिंग बढ़ेगी, स्टूडेंट्स इन्वायरमेंटली अवेयर होंगे, गार्डन्स हमारे इंप्रूव हो जाएंगे। तो ये हमारे क्या है? इम्पैक्ट बढ़ेंगे। फिर इसके बाद क्या क्या सजेशन है फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए? तो सजेशन में आप बता सकते हैं कि मोर स्मार्ट डस्टबिन्स लगाए जाएं, अवेयरनेस कैंपेन्स बढ़ाए जाएं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुरू की जाए, रीन्यूएबल एनर्जी को यूज़ किया जाए, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशंस बढ़ें, जिससे पेजों का कम से कम उपयोग हो। और ये इसका कंक्लूजन हो जाएगा, जिसको हम कंक्लूड करेंगे रिपोर्ट को। तो ऐसे हमारी एक रिपोर्ट तैयार हो जाएगी अच्छी, जिसको हम कर सकते हैं। अगला हमारा क्या है? एक पैसेज दिया गया होगा, मस्ट है, एग्जाम में आता ही आता है। आप इसको कैसे करेंगे? सबसे बड़ी बात है, तो इस पैसेज का मेन टॉपिक है जो आप पढ़ेंगे, उसमें आपको फर्स्ट 2 लाइन में इसका मेन टॉपिक पड़ जाएगा। क्या मिलेगा? तो आप जिसे पढ़ेंगे ना, इस रीडिंग मारेंगे, तो कोई भी पैसेज हो उसको आप सबसे पहले पढ़ लेना कि किसके बारे में दिया गया है। तो हम इसकी रीडिंग करते हैं। सी लेवल राइज इन an increase in the level of the world oceans due to the efforts of global warming. Burning fossil fuels is one of the cause of global warming because it releases carbon dioxide and other heat trapping gases into the atmosphere. इसके बारे में बताता है, ठीक है। तो ये मेनली हमारा है किसके बारे में पैसेज? तो इसका मेन टॉपिक क्या है? सी लेवल राइज होना, ग्लोबल वार्मिंग होना, इस प्रकार की चीज़ें हैं। द ओशियन एब्जॉर्ब द मेजोरिटी ऑफ heats expands resulting in the rising oceans levels. Glacier and ice sheets on the land are also greatly affected by the global warming. These reserves of ice are located in the place like Greenland, Antarctica. ये चीज़ें बताई गई, एग्जाम्पल दिए गए हैं। Typically they melt during the warmer months of the year and the ice is replenished in the colder months. गर्मियों में क्या है? बर्फ़ ग्लेशियर पिघलती हैं, सर्दियों में वापस जम जाती हैं, लेकिन एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा तो पिघलेंगी ज़्यादा और जमेंगी कम। तो इससे क्या है? सी लेवल बढ़ जाएगा।
With the average global temperature rising, however, ice caps and glaciers are experiencing a disappropriate amount of melting at an accelerated rate. तो क्या है, ग्लेशियर्स वगैरह ज़्यादा तेज़ी से पिघलेंगे। सी लेवल राइज होगा, ये सीरियस थ्रेट बनाएगा, कोस्टल लाइफ को हैम्पर करेगा। कॉन्सिक्वेंसेज इंक्लूड इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ स्टॉर्म, सर्ज, फ्लडिंग, डैमेज टू द कोस्टल एरियाज। इससे क्या है, कोस्टल एरियाज को ज़्यादा डैमेज होगा, बाढ़ वगैरह ज़्यादा आएगी। इन मैनी केसेस दिस इज वेयर लार्ज पॉपुलेशन सेंटर्स आर लोकेटेड इन एडिशन टू द फ्रेजाइल वाइल्ड लाइफ हैबिट्स। तो बहुत सारी पॉपुलेशन इससे क्या होगी, परेशान होगी। देयर फोर्स पीपल में बिकम डिस्प्लेस्ड एंड विल नीड टू सीक सेफर होम्स। लोगों को क्या है, एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। तो ये पैसेज है हमारा। मोटा मोटी हमें क्या देखने को मिलता है इस पैसेज से, आप क्या समझें। इस पैसेज में मेन टॉपिक क्या है, सी लेवल राइज होगा, किस कारण से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। आपको पैसेज पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एक में आपको एक क्वेश्चन 4 नंबर का मिलेगा जिसमें आपको समरी लिखनी है। अब बात करते हैं इस पैसेज की। इस पैसेज में 3 चीज़ें आपको बताई गई है। पहली चीज़ आपको बताई गई है इसका कोज क्या है, ये क्यों हो रहा है। दूसरी चीज़ बताई गई है इसके इफ़ेक्ट को, कि इसका इफ़ेक्ट क्या है, क्या हो रहा है। थर्ड चीज़ बताई गई है इसमें कॉन्सिक्वेंसेस को, इसका इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, ये 3 चीज़ें इस पैसेज में बताई गई हैं। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन की, कि इसमें क्या क्वेश्चन दिए गए हैं, उसका आंसर कैसे देना है। पहला है आपका फिक्स, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आना ही आना है, तो कैसे करोगे। व्हाट इज़ द टॉपिक सेंटेंस, क्या होता है ये। फिर दूसरा पार्ट आता है इन योर ओपिनियन, आपके ओपिनियन में व्हाट इज़ द टॉपिक सेंटेंस ऑफ द अबव पैसेज, अबव पैसेज का टॉपिक सेंटेंस क्या है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन सुन लो। ए टॉपिक सेंटेंस इज द मेन सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ दैट एक्सप्रेस इट्स सेंट्रल आइडिया। टॉपिक सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो पैराग्राफ का मेन आइडिया बताता है। ये जनरली पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन होता है। इट टेल्स द रीडर्स दैट द पैराग्राफ इज अबाउट एंड प्रोवाइड्स डायरेक्शंस फॉर सपोर्टिंग डिटेल्स दैट फॉलो। यूजली द टॉपिक सेंटेंस अपीयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ। नॉर्मली क्या है, बिगिनिंग में आ जाता है एक पैराग्राफ के। आल्दो इट में समटाइम्स अपीयर इन द मिडल और एट द एंड, लेकिन कई बार क्या है, मिडल और एंड में भी आ जाता है। इट हेल्प्स मेंटेन यूनिटी एंड कोहेरेंस इन द राइटिंग, इंश्योरिंग दैट ऑल अदर सेंटेंस रिलेटेड टू द वन मेन आइडिया। ये आपका टॉपिक सेंटेंस है जिसको आपको याद करना ही करना है, जो कि आपके हर क्वेश्चन में आता है। तो व्हाट इज टॉपिक सेंटेंस आपका क्लियर हो गया, 1 मार्क्स का है। ये आपको ये लाइनें लिखनी है, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, हो गया। टॉपिक सेंटेंस इन दिस पैसेज, आपके ओपिनियन के हिसाब से इस पैसेज में टॉपिक सेंटेंस क्या है। इन द गिवन पैसेज द टॉपिक सेंटेंसेज, जो पैसेज दिया गया है इसमें क्या है, सी लेवल राइज। आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। आप ऊपर सेंटेंस से देख सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके आप लिख सकते हैं। पूरा चेंजेस नहीं करना है, क्योंकि पैसेज का लिखना है तो थोड़ा बहुत चेंज करना है। सी लेवल राइज इज एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ वर्ल्ड्स ओशियंस। वर्ल्ड के सारे ओशियंस में सी लेवल इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ये इस पैसेज का टॉपिक सेंटेंस है, जो कि इस पूरे पैसेज के बारे में बताता है। दिस सेंटेंस इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया ऑफ द एंटायर पैसेज। ये इंट्रोड्यूस करता है इसके मेन आइडिया को। वाइल द रिमेनिंग सेंटेंस एक्सप्लेन द कॉजेज। बाकी जो बचे हुए सेंटेंस है वो इसके कोज को, इफेक्ट को और कॉन्सिक्वेंसेज को बताते हैं कि समुद्र लेवल बढ़ रहा है। हो गया क्लियर पहला क्वेश्चन, जो कि आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये आप इसमें इजीली कवर कर पाएंगे। अब देखते हैं इसका बी पार्ट। गिव ए स्टेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज। अबव पैसेज दिया गया है, आपका टाइटल आपके हाथ में, आप कुछ भी देख सकते हैं अपनी मर्जी, लेकिन जो पैसेज है उसके हिसाब से देना है। मेरे हिसाब से मैं क्या दे रहा हूँ, सी लेवल राइज एंड इट्स इफेक्ट। जो सी लेवल बढ़ रहा है और उसका प्रभाव, ये है। आप इसमें डाल सकते हैं 2-3 इफेक्ट भी डाल सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज भी डाल सकते हैं, ये 3 चीज़ भी डाल सकते हैं। सी लेवल राइज एंड कोज इफेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज, ये भी डाल सकते हैं। जो आपकी इच्छा हो वो इसमें दे सकते हैं। तो ये आपका 1 लाइन तो देना है, ये आपको समझाने के लिए बताया गया है। तो ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको 1 लाइन का ओनली इसमें क्या देना है, टाइटल देना है। बी क्लियर। अब देखते हैं इसका थर्ड। आपको एक समरी बनानी है अबव पैसेज की, आपके खुद के वर्ड में। तो जो पैसेज दिया गया है बनानी तो उससे ही, उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल करना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लाइन करना और थोड़ी ग्रामेटिकल चेंज करना। आपके 4 नंबर पक्के। आपकी एक क्या है, बिल्कुल छोटी सी समरी है, थोड़ी सी और इसमें 1-2 लाइन और ऐड कर देना, आपकी 75 वर्ड्स की बन जाएगी, जो इजीली आप कर देंगे।
आप कैसे लिखोगे इसको, इसमें कैसे लिखा है वो भी बता देता हूँ। सी लेवल राइज इज़ द वन ऑफ द मेजर इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सी लेवल बढ़ रहा है, ये बहुत ही मेजर इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का। इट इक्योर, ये क्यों हो रहा है, बिकॉज इंक्रीजिंग टेम्परेचर मेल्ट ग्लेशियर एंड पोलर आइस कैप्स। ये क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ग्लेशियर्स पिघल रही है। वाइल वार्मर ओशियंस एक्सपेंड एज दिस ऑब्जॉर्व एक्सेस हीट, और जो हमारा समुद्र है वो एक्सेस हीट को एब्जॉर्व कर रहा है, जिस कारण वो एक्सपेंड हो रहा है। राइजिंग सी लेवल्स थ्रेटन कोस्टल रीजन्स, जो सी लेवल इंक्रीज हो रहा है इसके कारण क्या है, कोस्टल रीजन में थ्रेट बढ़ रहा है, फ्लडिंग आ रही है, स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म्स बन रहे हैं, डैमेज हो रहा है इकोसिस्टम को। जो बहुत सारे मैनी पीपल लिविंग नियर कोस्ट लाइन, जो बहुत सारे लोग रहते हैं कोस्ट लाइन के पास में, वो अपने घर को खो देते हैं। लाइवलीहुड ड्यू टू द चेंजेस, इन चेंजेस के कारण उनके घर छीन लिए जाते हैं। देयरफॉर रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग इज इसेंशियल टू प्रोटेक्ट बोथ ह्यूमन पॉपुलेशन। तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन को और नेचुरल इन्वायरमेंट को फ्यूचर रिस्क के बचाने के लिए। ये इसका क्या हो जाएगा, इसकी समरी हो गई, जो कि आपके 4 नंबर की बनती है। सेम ऊपर वाली लाइन है, थोड़ा बहुत फेरबदल के इसमें बनाया गया है। ऐसे आपको एक पैसेज है, उसका आंसर देना है, तो आप इसे आसानी से दे सकते हैं। ये हैं होमोग्राफ्स, हमने देख लिए। अगला है इसमें होमोफोन्स, ये भी देखेंगे। आगे देखते हैं कि अगला कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो कि जो आपको करना पड़े जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम आए, ये हम फिर भी देख लेंगे। व्हाट आर द एस्पेक्ट टू बी केप्ट इन माइंड वाइल राइटिंग ए वेल डेवलप्ड पैराग्राफ, ये भी क्वेश्चन है। ये सारे हमने ऑलरेडी वीडियो में करा रखे हैं, इसलिए इस वीडियो में कराएंगे तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन देखने हैं तो आप, हमने हर ब्लॉक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो डाल रखी है, उसमें जाकर देख सकते हैं। आपको एक्सपोजिटरी राइटिंग क्या होती है, इसकी टेक्निक्स को एक्सप्लेन करना है, ये भी हमने वीडियो में करा रखा है, ये भी आपका क्वेश्चन है। इसके साथ क्या है, ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। कॉर्नल नोट टेकिंग मेथड को दोबारा रिपीट हुआ है, ये हमने ऑलरेडी करवा दिया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा, डिस्कस विद एग्जांपल हाउ सिंथेसाइजिंग इज द की स्ट्रेटेजी इन राइटिंग। तो सिंथेसाइजिंग भी हमने देखा है, और ये हमने बड़े वाली वीडियो में करवा रखा है, जो 10 वीडियो है उसमें आपको एक वेल स्ट्रक्चर्ड कंपोजिशन लिखनी है। तो ये क्वेश्चन बार बार क्या है हमारे रिपीट होने लग गए हैं। तो मेनली आपको क्या है, क्वेश्चंस को देखने हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, ये आप हमारी प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं, जिसको मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा। तो इसे जाकर आप आसानी से देख सकते हैं और एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। मैंने जो क्वेश्चन आंसर करवाए हैं और ये वीडियो करवाई है, इस वीडियो में और जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है वो देख लोगे तो आपको क्या है 100% आपका पूरा क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा, और आपको क्या है 90% मार्क्स इसमें अचीव हो जाएंगे। यानी कि इसमें 45 से या 45 से प्लस इसमें एग्ज़ाम में आपके मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। अगर आपने अभी तक इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए 2 टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लें, ताकि आपको फ्री में असाइनमेंट्स की वीडियो मिल सके और अपडेट मिल सके। फिर हमारे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप कोई भी स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। आपको क्या है, गैस पेपर, एग्जाम नोट, शॉर्ट असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वगैरह सब कुछ तैयार मिलेंगे। आप व्हाट्सएप मैसेज करिए, आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएंगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।